वेलकम स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को देख लेते हैं, लेकिन 5 से 7 मिनट बाद में इसको डिटेल से समझाऊंगी। अभी फिलहाल इसको रीड करवाऊंगी, क्योंकि उससे पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, और उसके बाद ही हम डेफिनेशन को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। Ideal body which absorbs all the radiation falling upon it is called a black body, and when heated it emits the radiation called black body radiation। यानी कि ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेती है, और जब इस बॉडी को हीट किया जाता है तो वो रेडिएशन इमिट्स करती है। जो रेडिएशन इमिट्स करती है उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो बॉडी है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सब रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है, और जब उस बॉडी को हीट किया जाता है तो वो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करती है, और उन रेडिएशन को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। रेडिएशन की डेफिनेशन देखिए। हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं वो लाइट इमिट भी करती हैं और ऑब्जॉर्व भी करती हैं। चाहे पेन है, बोर्ड मार्कर है, बोर्ड है, कैमरा है, लैपटॉप है, ये लाइट्स इमिट भी करती हैं और ऑब्जॉर्व भी करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा एक्सटर्नल टेम्परेचर से तब क्या होगा, और जब किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एक्सटर्नल टेम्परेचर से तब क्या होगा, और जब एक्सटर्नल टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर इक्वल होंगे तब क्या होगा। हम इसको देखते हैं, एक्सटर्नल टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉडी टेम्परेचर। ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइस क्यूब है, ये है आइस। अब आपको पता है कि आइस का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। लेट्स सपोज 0 सेंटीग्रेड है हमारे पास आइस का टेम्परेचर, और इसको एक्सटर्नल टेम्परेचर जो हम देंगे वो आइस है, और आइस का एक्सटर्नल टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड होता है। अब जो इसका एक्सटर्नल टेम्परेचर है हम इसको जो देंगे, हीट करेंगे, यानी कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है इसका वो होगा 30 सेंटीग्रेड। अब ये कंडीशन पूरी हो गई कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम है और जो इसका एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तब क्या होगा। अब जब एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा है इसका तो ये ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्जॉर्व कर रहा है, ऑब्जॉर्व करेगा तो मेल्टिंग शुरू हो जाएगी और ये इमिट करेगा थोड़ी सी रेडिएशन को। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा होगा और बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्जॉर्प्शन होगी, एमिशन भी होगी। एमिशन कम होगी और ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर कम होगा और बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब क्या होगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये आयरन है, ठीक है। अब इसको मेल्ट करने के लिए मैं इसको टेम्परेचर देती हूँ, हीट देती हूँ, और हीट देने से इसका टेम्परेचर हो गया है 100 सेंटीग्रेड हो गया। इसका टेम्परेचर क्या हो गया, 100 सेंटीग्रेड हो गया, और एक्सटर्नल टेम्परेचर है 25 सेंटीग्रेड। ये कंडीशन हो गई, एक्सटर्नल टेम्परेचर कम है और बॉडी टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। अब ये जो मैं हीट दे रही थी मैंने उसे ऑफ कर दिया, ठीक है, ऑफ कर दिया। क्या होगा, जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है और एक्सटर्नल टेम्परेचर कम है तो एमिशन होगी। ये लाइट ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, ये इमिट करेगी, ये इमिट करेगा लाइट को, और ऑब्जर्प्शन क्या होगी, कम होगी। अब जब एक्सटर्नल टेम्परेचर कम हो इक्वल होगा
बॉडी टेम्परेचर के, तब क्या होगा? ये बॉडी है, इसका एक्सटर्नल टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर जब इक्वल होंगे तब क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये 25 सेंटीग्रेड है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो भी 25 सेंटीग्रेड है, तब क्या होगा? एमिशन और ऑब्जॉर्प्शन इक्वल इक्वल होगी और यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये तीनों बातें आपने याद रखनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, आगे हम यूज़ करेंगे। ये एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा बॉडी टेम्परेचर से तो ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, एमिशन कम होगी। और एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर कम होगा बॉडी टेम्परेचर से, जैसे कि आयरन की एग्जांपल ली थी हमने, तो एमिशन ज़्यादा होगी और ऑब्जॉर्प्शन कम होगी। एक्सटर्नल टेम्परेचर इक्वल होगा बॉडी टेम्परेचर से, तो अब एमिशन और ऑब्जॉर्प्शन इक्वल होगी। इसी को ही देख लो, आयरन है ना, अब आयरन हमेशा तो 100 सेंटीग्रेड का नहीं रहेगा। जब हीट ऑफ हो जाएगी इसकी, यहाँ से टेम्परेचर ऑफ हो जाएगा, तब ये लाइट इमिट करते करते रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है तो इसका बॉडी टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड हो जाएगा एक पॉइंट तक, जब ये इमिशन करते करते इसकी जो बॉडी टेम्परेचर है कम हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि कलर्स किस तरह होता है। अब हमने देखना है कलर्स हमें दो तरह से नजर आते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर। अब पहले देख लेते हैं हमें रिफ्लेक्शन से कोई भी कलर कैसे नजर आता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, ठीक है, ये जो मैंने पकड़ा हुआ है, लेट्स सपोज ये बोर्ड मार्कर है, उसकी जो कैप है वो रेड कलर की है और ब्लू बोर्ड मार्कर की ब्लू ही होती है और ब्लैक की ब्लैक ही होती है। अच्छा, ये रेड कलर का बोर्ड मार्कर है और इसकी जो कैप है रेड है, और आपको पता है कि जो वाइट लाइट होती है ना उसमें सियान कलर होते हैं। वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। अच्छा, तो ये जो रेड बोर्ड मार्कर है उसका जो ये जो उसकी कैप है, हमें रेड ही क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि ये जो इसके ऊपर वाइट लाइट पड़ रही है ना, ये सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर रही है कैप, सिर्फ रिफ्लेक्ट किसको कर रही है? रेड कलर को। सिर्फ रिफ्लेक्ट किसको कर रही है? रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसीलिए ये हमें बोर्ड मार्कर की कैप रेड में नज़र आ रही है। इसी तरह ब्लू जो बोर्ड मार्कर है उसकी कैप हमें ब्लू इसीलिए नज़र आती है क्योंकि वो सारी वाइट लाइट के कलर्स को ऑब्जॉर्व करती है और सिर्फ ब्लू को ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है, इसीलिए हमें वो ब्लू नज़र आ रही होती है। अब देखना है हमने टेम्परेचर की वजह से कोई कलर कैसे होता है। जैसे हम आयरन की एग्जांपल लेते हैं। आयरन है, कभी किसी ने लोहार को विजिट किया हो, लोहार की शॉप को, कभी आयरन को मेल्ट करते हुए देखा हो, तो आयरन को जब मेल्ट किया जाता है ना तो उसके डिफरेंट कलर नज़र आते हैं, कभी ऑरेंज, कभी येलो, कभी रेड और कभी सिल्वर। जब एक आयरन को हीट किया जाता है तो वो कलर किसकी वजह से होते हैं? टेम्परेचर की वजह से होते हैं। देखा पहले हमने देख ली डेफिनेशन और इसकी थोड़ी सी पॉइंट्स। कलर्स अब कलर्स हमने देखे रिफ्लेक्शन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से कैसे होते हैं। अब हमने एग्जांपल लिए बुक वाली, प्लाटिनियम वायर वाली एग्जांपल हमने ली है। प्लाटिनियम वायर को जब हम हीट करते हैं जैसे आयरन को किया था, अब रेड 500 सेंटीग्रेड पे, 500 सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर है, हीट दी है हमने प्लाटिनियम प्लाटिनियम वायर को हम हीट करते हैं 500 सेंटीग्रेड पे तो उसका कलर इमिट होता है रेड। जब 900 सेंटीग्रेड पे जब 900 सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो चेरी रेड,
1100 सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो ऑरेंज 1300 सेंटीग्रेड पे करते हैं तो येलो और 1600 सेंटीग्रेड पे करते हैं तो वाइट। अब प्लाटिनियम वायर को जब हम हीट करते हैं तो ये कलर इमिट होते हैं। अब ये जो कलर इमिट हुए हैं ये रिफ्लेक्शन की वजह से इमिट नहीं हुए, ये किसकी वजह से हुए हैं? टेम्परेचर की वजह से ये कलर क्या हुए हैं? इमिट हुए हैं। अच्छा, तो अब हम एक और पॉइंट देखते हैं, फिर हम टॉपिक की तरफ आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट हम जब डिस्कस कर लेते हैं तो हमें ना जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ आ जाता है। वेब ग्योर, इसमें क्या होते हैं? 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। अच्छा, तो इसमें हमने क्या देखना है कि ये जो रेड कलर को, ठीक है, रेड कलर में इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है और जो इसकी एनर्जी होती है वो कम होती है। इस तरह जैसे जैसे चलते जाएंगे, अब इंडिगो और वॉयलेट की बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है और जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। मतलब जैसे जैसे हम इस तरफ से इधर को आते जाएंगे तो क्या होगा? वेवलेंथ कम होती जाएगी और एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे कि रेड है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और एनर्जी कम है। अब जेरी रेड है, इसका क्या होगा? वेवलेंथ कम होगी और एनर्जी ज्यादा होगी। ऑरेंज, रेड, येलो और वाइट, इसकी वेवलेंथ कम और एनर्जी ज्यादा होगी। इससे हमारे पास एक रिलेशन आता है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्स। हमारे पास इससे एक रिलेशन आया, जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा वैसे वैसे वेवलेंथ आते हैं। हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहाँ वहां से जो हमने पे किया, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लैम्डा। डेफिनेशन देखते हैं, पहले तो वर्ड पे फोकस करो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक कलर नहीं होता, ब्लैक होता है अब्सेंस ऑफ लाइट। जैसे कि रात होती है, लाइट चली जाती है, हमेशा हर तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आता है, वही ब्लैक होता है। यानी कि ब्लैक कोई कलर नहीं होता, ब्लैक होता है अब्सेंस ऑफ लाइट। देख लेते हैं, आइडियल बॉडी विच ऑब्जर्व ऑल द, वर्ड क्या आ रहा है? ऑल the radiation falling upon it is called a black body, and then heated it emits the radiation called black body radiation। अच्छा, तो ये आइडियल बॉडी है, रियल में कोई बॉडी नहीं है। ये क्या है? आइडियल बॉडी है जो ऑब्जॉर्व कर लेती है, सारी लाइट को ऑब्जॉर्व करती है, और जब इसको हीट किया जाता है इस बॉडी को तो ये इमिट कर देती है उसको। तो ये क्या है? ये गुड ऑब्जर्वर भी है और गुड रेडिएटर भी है। ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ तक देखा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। सन, स्टार्स के लिए हमारे पास ब्लैक बॉडी है। यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं जो लाइट इमिट करती हैं और ऑब्जर्व करती हैं वो ब्लैक बॉडी होती हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ ब्लैक कलर की होगी वो ब्लैक बॉडी कहलाएगी, नहीं। सन, स्टार्स तो ब्लैक बॉडीज। तो हम अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा आइडियल बॉडी विच ऑब्जर्व, यानी कि हमने एक आइडियल बॉडी बनाई, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और हमें ये सब सारी चीजें करने में आसानी हो गई। तो देखते हैं हमने आइडियल ब्लैक बॉडी कैसे बनानी है।
एक बॉक्स लेना है, उसमें और उसमें हमने एक छोटा सा होल करना है और उसको ऐसे, ये होल इसलिए है, इसमें इसमें लाइट एंटर होगी। कैविटी कैविटी रेडिएटर, इसको कहेंगे कैविटी रेडिएटर। और इसमें जो ये हमने लगाया है, इसमें थोड़ा ब्लैक कलर करना है हमने, इसकी साइड्स पे ब्लैक कलर कर देंगे किसी भी हो, ब्लैक कलर कर देंगे। अब इसको हमने क्या कहना है, इसको कहते हैं लैम्प ब्लैक। अब क्या होगा, इसमें इसमें लाइट एंटर होगी इस होल से। जब जैसी लाइट एंटर होगी इस होल से तो ये टकराएगी इस ट्यूब से, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे करेगी, यहाँ पे करेगी, इस तरह इसकी साइडों पे क्या होगी, टकराएगी जब ये लाइट। तो बहुत 100% में से 99% चांसेस हैं कि लाइट बाहर एमिट नहीं होगी। इसमें टकराने के बाद लाइट बाहर एमिट नहीं होगी। अब अगला क्या स्टेप है, अगर मैं इसको क्या कर दे, इसको मैं हीट देती हूँ, इसको हीट देते हैं हम, तो क्या होगा, हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो लाइट है ये बाहर को एमिट करना कर देगा। ये क्या करेगा, बाहर लाइट इमिट कर देगा। जो फिर वो बाहर लाइट इमिट करेगा उसको क्या कहेंगे हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो रेडिएशन ये बाहर इमिट करेगा उसे क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कैविटी रेडिएटर था, उसमें लैम्प ब्लैक था, तो वहाँ से जब हम उस ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो लाइट इमिट होती है, ये देखा। अब हमने ये देखना है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है या वेवलेंथ इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटेंसिटी कम होती है या वेवलेंथ कम होती है। अब हमने ये देखना है, और ये देखा था ल्यूमर एंड प्रीगिशियम ने एक्सपेरिमेंट के जरिए। ये फर्नेस है, फर्नेस के बाद ये एक रिफ्लेक्टर है, ये प्रिज्म है, फिर रिफ्लेक्टर है और फिर एक डिटेक्टर है। फर्नेस से हम क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करने के बाद ये एक रिफ्लेक्टर पर पड़ा और रिफ्लेक्टर के बाद ये प्रिज्म पर, प्रिज्म क्या करता है, इसको चेंज कर ले देता है डिफरेंट वेवलेंथ में। तो ये यहाँ पे डिटेक्टर ने हमें बताया कि अब उसने हमें ये क्या बताया कि इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से। ल्यूमर एंड प्रीगिशियम ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, measure the intensity of emitted energy among different wavelength of black body radiation at different temperature by apparatus। ल्यूमर एंड प्रीगिशियम ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और कौन सी, ये जो apparatus है इसके ज़रिए फर्नेस से इसने टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और अगर ये हम ग्राफ के ज़रिए अब हमने देखना है कि हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। इस ग्राफ को समझने से हमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि इसमें वो कहना क्या चाहते हैं। ये ग्राफ है,
इसके एक्स एक्सिस पे क्या है, वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी। ऐसे ही अब यहाँ पे जो फर्स्ट वेवलेंथ है, ठीक है, फर्स्ट वेवलेंथ कौन सी है भला, ये वाली, ठीक है। फर्स्ट वेवलेंथ है ना ये जो, इसका टेम्परेचर कितना है, 1000 केल्विन लिया है मैंने, ठीक है, फिलहाल के लिए। और ये वैल्यूज भी मैंने खुद से ली हैं, 1000 केल्विन लिया है। अब इस 1000 केल्विन यानी टेम्परेचर पे इंटेंसिटी क्या सेम आ रही है, नहीं, डिफरेंट है। ये इंटेंसिटी है ना, यहाँ पे इतनी है, इस वाले पॉइंट पे इतनी है, इस वाले पॉइंट पे इतनी आ रही है, इस वाले पॉइंट पे इतनी है, मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी आ रही है। और वेवलेंथ भी कहीं पे कम आ रही है, कहीं पे ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफरेंट वेवलेंथ आती है और डिफरेंट इंटेंसिटी आती है, ऐसा ही। लेकिन इसमें एक ऐसा भी पॉइंट है जिसमें वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। इस बात को कैसे समझेंगे, जैसे कि 100 है, ठीक है, एक पॉइंट है जिसमें ना टोटल 100% होता है ना, टोटल होता है 100%। एक पॉइंट है जिस पे इंटेंसिटी है 80%, ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, 80% है, इंटेंसिटी 80% है। और जो बाकी नीचे वाले साइड्स वाले पॉइंट हैं जितने भी हैं, उनमें 20% है वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे जो वेवलेंथ होती है मैक्सिमम होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सारी वेवलेंथ, सबकी वेवलेंथ मैक्सिमम ही होती है, नहीं, ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। जैसे कि यह है लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। अब जो ये 2 है या 1 है या 4 है या 5 है, यहाँ पे होगा 20% वेवलेंथ, यहाँ भी 20% और यहाँ पे 80%। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होती है ना। तो इसकी जो पार्टिकुलर वेव थी ना, उसमें ही एक ना पॉइंट था जिसमें लैम्डा मैक्सिमम था। अब ये पूरी वेवलेंथ है, इसमें एक पार्टिकुलर वेव है जिसमें लैम्डा मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बनता है लैम्डा मैक्सिमम। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बनता है इसका लैम्डा मैक्सिमम, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब इसका इस फर्स्ट वेवलेंथ का लैम्डा मैक्सिमम यहाँ बन रहा है और दूसरी का यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम, तीसरी वेव का यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम, और जो सबसे है इसका यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम बन रहा है। अब 1260 पे वेवलेंथ 1450 केल्विन और 1650 केल्विन। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, अगर हम गौर से देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज किया है हमने, और अगर इसके लैम्डा मैक्सिमम को देखें तो ये कम हो रहा है। लैम्डा मैक्सिमम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैसे, ये फर्स्ट वेवलेंथ का लैम्डा है 3 से आगे और ये 3 से पीछे है। यहाँ इसका यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम और इसका यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो लैम्डा मैक्सिमम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसीलिए इसकी इक्वेशन है टी जो है टेम्परेचर, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लैम्डा मैक्सिमम के। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ने एक इक्वेशन थी लैम्डा मैक्सिमम
T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू थी 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ mK। यहाँ पे कैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा और लैम्डा मैक्सिमम कम होगा। कैसे कि अगर यहाँ पे 4 है तो ये 2 होगा, 2 4 जार 8, लेकिन ये कांस्टेंट ही रहेगा। अगर अब आपको लग रहा होगा ये जो इक्वेशन है, ये वैल्यू और ये जो इक्वेशन है आसान सी है, लेकिन इस इक्वेशन ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे। तो इसने इस इक्वेशन ने इन्वेंशन की कि अगर हमने सन का फॉर एग्जांपल टेम्परेचर मालूम किया, अब सन का टेम्परेचर मालूम किया हुआ है, सन का टेम्परेचर होता है 5800 केल्विन। अब ये कैसे फाइंड किया हमने, इस इक्वेशन से। और इस इक्वेशन से कैसे फाइंड किया कि वहाँ से डिफरेंट जो वेवलेंथ आ रही है सन से, वो सारी उनका स्पेक्ट्रम नोट किया, और उसमें जो लैम्डा मैक्सिमम था, जो डिफरेंट वेवलेंथ आ रही थी, उसमें जो लैम्डा मैक्सिमम था उसको हमने नोट किया। नोट करने के बाद हमने उसको क्या किया, कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। कांस्टेंट से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सन का टेम्परेचर आ गया। हमने देखा कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की जो इक्वेशन है वो हमें कैसे हेल्प करती है सन के टेम्परेचर को फाइंड करने में। हमने कांस्टेंट पे और लैम्डा मैक्सिमम पे डिवाइड किया और सन का टेम्परेचर आ गया। अब हम देखते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्या था। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें ये बताता है कि जो भी वेवलेंथ है, जब ये इमिट होगी तो वो कितनी एनर्जी इमिट करेगी। एनर्जी रेडिएटर, एनर्जी रेडिएटर इज इक्वल टू E ओवर एनर्जी ओवर एरिया मल्टीप्लाई सेकेंड। और इसकी एक और इक्वेशन थी, E एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर 4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर अगर 2 होगा तो एनर्जी होगी 16 टाइम, जो 16 टाइम इमिट होगी। अगर टेम्परेचर 2 है तो ये ऊपर 4 है, तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी तो कितनी टाइम एनर्जी होगी, 16 टाइम एनर्जी होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, इसमें ये जो एरिया है, इस ग्राफ में ये जो एरिया है वो 16 टाइम्स बड़ा है इस वाले से, और ये उससे भी बड़ा है इस वाले से। ये जो एरिया है ये बड़ा है इस वाले एरिया से। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू एनर्जी ओवर एरिया मल्टीप्लाई सेकंड, या टाइम भी हो सकता है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के T ओवर 4 के, और जब इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू होती है 5.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस। और अब ये देखना ये कैसे आया है, हमारे पास यूनिट सिग्मा इक्वल होता है एनर्जी ओवर T ओवर 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मेगा मीटर माइनस स्क्वायर ओवर K4।